This is your Frontline Warrior, and you're watching the Frontline Warrior vlogs. This vlog contains some clips from All India Rank 306, Swati Fogart UPSC CSE 2024. Here we will look into her essay strategy as she has scored 122 marks in essay. Her optional is geography, and she has scored around 281 marks in geography optional, and a few bits and pieces of other things such as CSAT strategy, schedule during the mains time, test series, coachings, etc. मल्टी डायमेंशनैलिटी ना मतलब कि ना मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया ना कि पता है आपको, मैं आपको एक दो एग्जांपल बता सकती हूँ कि अगर कोई ऐसे आता है, हम ना एग्जांपल ज़्यादा डाल देते हैं। एक पैरा में दो एग्जांपल घूमेंगे, अगले पैरा में दो एग्जांपल घूमेंगे। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एग्जांपल्स के ऊपर डायमेंशन ज़्यादा खोल दो उसके उस टॉपिक के स्टेटमेंट को, है ना। उसको हम एक बार यस लेके देखते हैं कि मैं इससे अग्री करूँगी तो मैं उसके दो पैरा बना लूँगी, फिर मैं उसका अपोजिट रिवर्स सोच के देखूँगी, है ना। फिर मैं उसका ये जो डब्ल्यू वाले टर्म्स होते हैं ना, व्हाट, वाई और वाई नॉट एंड इफ़ होता है, एक इफ़ वाला होता है, एक हाउ वाला भी होता है। तो मैंने ना ये मैक्सिमम जितने ओपन अप करके शुरू की 10 मिनट में ब्रेनस्टॉर्मिंग बढ़िया, मतलब पर्सनैलिटी वाइज एक ही पैरा चला जाता है उसको करने में, ये नहीं करना है। दिस वाज द मेजर थिंग जो मैंने मेरे इन दो ऐसे से सीखी। और क्या कहते हैं, उसके अलावा फिर ना जब ऐसे के पेपर में बैठने से पहले आई वाज जस्ट दैट कि मैं डायमेंशंस बहुत सारी खोल दूँगी इंस्टेड ऑफ गिविंग मेजर एग्जाम्पल। यस ये मेजर रोल प्ले करता है। एंड ऑल्सो दिस अनदर थिंग कि अगर एक नई डायमेंशन मेरे को आधा ऐसे लिखने के बाद ध्यान आती है, जो कि आएगी अगर आप नए टॉपिक में ऐसे इमर्स हो जाओगे ना लिखते हुए, और आपको बहुत मज़ा आ रहा है तो ना कुछ नया पक्का निकल के आता है। तो ना पहले मैं सोच रही थी कि यार ऐसे फ्लो टूट जाएगा, ऑर्डर मिस ऑर्डर हो जाएगा, बट आई ट्राई टू इनकलकेट दैट ऑल्सो। मैंने ना करा है मेरे ऐसे में। लास्ट के दो पैरा से पहले मैंने जो मेरे को नया कुछ ध्यान आया था ना, मैंने लिखा था वो उसमें, बी दैट बी एनी कोटेशन, बी दैट बी एनी न्यू डायमेंशन की एनेक्डोट हैड टू बी वेरी सिंपल। दिस ऑल्सो आई लर्न। मेरा वो दो ऐसे लिखे कि ना ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं करना है। वही थियोरी स्कॉलर का नाम, यस एंड केस स्टडी। एक किसी में दो याद आ जाए तो ब्रैकेट में छोटी सी बना के दो एक और डाल दो यार, छोटी सी। और उसके अलावा मैप, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें मैप नहीं गया होगा। दो तीन चले जाएंगे लेकिन जाना ज़रूर चाहिए ऐसे। एंड आई एम टेलिंग यू ना आपको कि अगर टाइम कम बचता है तो सोचो मेरे अगर ये लास्ट वाले में 2 पेज थे ऐसे, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो लिखा। आई डिडंट हैव मच टाइम। मैंने इसके पूरे आधे पेज के ऊपर एक बड़ा सा इंडिया का मैप बना दिया था वही। अगले वाले में मैंने फिर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दिया था। बस इतना ही टाइम था क्योंकि उस वाले के लिए। बट भागते भागते एक इतना बॉक्स बना के हम केस स्टडी लिखते हैं। ओके, ऐसे हम केस स्टडी और फिर थोड़ा सा एक दो लाइन में उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे छोटा मैंने यहाँ पे यार आई एम टेलिंग यू, मैंने यूपी का मैप, एक यूपी का ध्यान आया था, मैंने यूपी का बना दिया था छोटा सा। मेरे को एक में महाराष्ट्र का ध्यान आया था। ये 2-3 स्टेट्स के मेरे को आते हैं बनाने। मेरे को राजस्थान का ध्यान आया था तो मैंने एक राजस्थान बनाया था। हरियाणा सिंस मेरा स्टेट है तो मैं जब भी हरियाणा का बना देती हूँ तो मैंने 2-3 जगह हरियाणा का बना दिया था। रैंडमली आपको रफली जितना भी आता है आप इसमें भी बना सकते हो, एक छोटा सा डब्बा ऐसे, मतलब रीजनल मैप। यस रीजनल मैप्स। वही इनसे फ़र्क पड़ेगा। बीच में इसमें मैप ऐड कर दो ना, मैप ऐड कर दो उसका। देखो स्वाति, केस स्टडीज़ कहाँ से इनकलकेट करें, मतलब कहाँ से, क्या सोर्सेज रेफर करें? यार केस स्टडीज़ मुझे ऐसा लगता है भाई कि ना खुद से ही बना सकते हैं ना, खुद से तो बना ही सकते हैं। आप देखो जैसे कि कितनी देर लगी ये छोटे से मैप में, आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का और फिर इसके बारे में वो बता दो और ये सारी चीज़ इतने से एक बॉक्स में हो जाएगी। मैप भी बन जाएगा, वो भी एग्जैक्ट है ना। यस अट्रैक्टिव लगेगा। वही और क्या पूछ रहे थे, केस स्टडीज़ कैसे? केस स्टडीज़ आई थिंक यार मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हमें 2 महीने मिलते हैं उसमें हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं।
है ना। तो वो केस स्टडीज़ जीएस वगैरह हर जगह पे कुछ भी नया किसी एरिया का जो कि मेरे को लगता है वो अपना सोसाइटी वाले पार्ट होते हैं ना उनमें काफ़ी अप्लाई हुए थे ऐसे कुछ भी नया एग्जांपल या ज्योग्राफी में। तो मैंने एक्चुअली इकट्ठी करती गई थी, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो फिर कुछ भी उस दिन नया दिखा विच आई कैन अप्लाई। और उसके अलावा ना ज़्यादा पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप 15 से 20 अच्छी पकड़ लो अलग अलग एरियाज़ की, उन्हीं को कर लो बस, वो रैंडमली अप्लाई हो जाएगी कहीं पर भी। मतलब मुझे लगता है कि बस वो अप्लाई करने के एक बार टेक आ जाए, समझ रहे हो आपकी वो आंसर राइटिंग से आ जाती है। पेपर 1 और 2 तो दोनों अलग अलग है। मेरी अगर दोनों में रिपीट हो रही है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। वही यही था। मैंने 2 पेज में सारी लिख ली थी मोटी मोटी, उनको ही मैंने 3-4 बार ऐसे आंखों के नीचे से हम निकाल लेते हैं ना रोज़, ऐसे निकाल के फिर वो जम गई थी। उनको फिर बस अप्लाई करना आना था कि इस वाले आंसर में ये फिट हो जाएगी, इस वाले में। शुरू में थोड़ा सा ये इंट्रो में बता दिया, फ्रेंड्स के बारे में हाँ बता दिया आपने, छोटा सा ये भी इंक्लूड कर दिया आपने। फिर उसके अलावा देखो आपने भागते भागते बनाया, पर पता है वो कहते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा और क्लैरिटी। जैसे आपने ना, मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पर, रूरल अर्बन फ्रिंज बनाया आपने, ये बना के और उसके सामने फिर डॉटेड लाइन से कि ना ये ऐसे एक्सपेंड हो जाता है, तो ये वाले को पूरी कर देते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको पता है इससे क्लैरिटी आती है ये। फिर लेकिन आपने जो ऊपर बताया कि ये वाला है, इसको पूरी बॉक्स ले लेते हैं। थोड़ा ना इन सर ने तो लिख दिया है ऐसे गुड इंट्रो, पर ना थोड़ा क्लैरिटी जब चीज़ों को समझने में होती है ना कि यूज डॉटेड लाइंस हियर बिकॉज वो चीज़ होगी। फ्रिंज का मतलब ये है ना कि ये वाली चीज़ तो सब्सटेंशियली है ही, वो एक्सपेंड कर जाती है तब बनती है फ्रिंज। तो आपने इसको डॉटेड में दिखा, इसको इसमें दिखा, यहाँ तक आपने कर दिया ऐसा ना। लेकिन फिर उसके अलावा इस वाली चीज़ को बताते हुए आपने यहाँ पे पूरी वो ले ली। ये तो ये ऐसे ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इनसे फ़र्क पड़ता है यार, ये छोटी छोटी बातें। इनको भी मतलब प्रॉपर लाइन दे। यस 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 यस। सजेशन है कि वो जो मैप में लोकेशन वाला क्वेश्चन आता है ना, हाँ, पेपर 2 पेपर 2 में, उसमें भी अगर आपको नहीं आते हैं ना यार, तो आई एम टेलिंग यू कि मैंने शायद 5 ही भरे हैं, मेरे को नहीं आते थे, मुझे थोड़ा गेस वर्क मैंने मारा ही नहीं। आप सोचो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है वो तो नॉर्मल है, उसे लगेगा कि एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया तो था। लेकिन जिनका नहीं है उनको इधर उधर उड़ाने की बजाय यस 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 वो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। तो मैंने ना उस टाइम को मैंने सोचा कि अभी इसमें तेरे को, आई एम टेलिंग बिगनिंग में तो मैंने 3 ही लिखे बस, उसका मैंने आगे जाके मैंने फटफट आगे चालू कर दिया कि आई यूज़ द टाइम इन अदर क्वेश्चंस, है ना। बट उसके बाद आई केम बैक टू इट बाद में, तो मैंने सोचा अगर 2 का आई हैड स्लाइट आइडिया, तो मैंने 2 और भरे थे, लेकिन वो भी मैंने बहुत बाद में जब आई हैड टाइम थोड़ा सा, तो उसके बाद भी मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं करा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि देयर इज़ दिस वन लोकेशन ऑल्सो जिसका आई हैड आइडिया, पर मैंने वो फिर नहीं भरी थी यार। तो वो बहुत मैटर करता है, साउथ का नॉर्थ में लिखोगे, वेस्ट का ईस्ट में, ये ब्लंडर है। जैसे यू आर सेइंग ना कि वो सेकंड पेपर 1 में आपका इंप्रेशन उससे पड़ जाता है, ऐसे ही मैप में पड़ जाता है। कोई कहेगा ज्योग्राफी का स्टूडेंट होके दिस पर्सन इज फीलिंग साउथ की नॉर्थ में, ईस्ट की वेस्ट में, है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मेजर डिफरेंस तो बहुत है वही तो आई थिंक उसको जितने आते हैं आप कॉन्फिडेंट हो उतने करके उस यूज़ दैट टाइम इन अदर, बिकॉज इतना लेंथी पेपर होता है वो यूज़ हो जाएगा। मतलब दैट्स व्हाट आई डिड। आई थिंक मेरी स्वाति एक तुम्हारा पेपर डिस्कस करें। चेंजेस कैन अफेक्ट एग्रीकल्चर ये भी प्रोडक्टिविटी। एडुकेमी का ही है ना। हाँ जो ये हमने कर लिया है क्या? आपका वो डिफरेंट था पर शायद कुछ अर्बन फ्रिंज का था वो तो शायद ना। हाँ वो ये पेपर 2 का है ना क्वेश्चन। पेपर 2 के ही हैं भाई ये। हाँ पेपर 2 है ना? क्वेश्चन वही। ये मेरे पास भी है, मैंने भी अटेम्प्ट किया। लैंड यूज चेंजेस कैन अफेक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बाय चेंजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ईजी सा है आई थिंक। मैंने इंट्रो शुरू करा फिर की प्रोडक्टिविटी के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। फिर इसमें था कि लैंड यूज चेंजेस कैन अफेक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बाय चेंजिंग। फिर मैं देखा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करने वाले मैंने लिख के उनमें से एक लैंड यूज चेंजेस भी है, मतलब कि ना वो थोड़ा सा ऐसे आइडिया देने अच्छा, के सारी लिए। फैक्टर्स लिखती है हाँ पहले। वो ऐसे एक आइडिया कि इनमें से एक ये भी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे ऐसे। फिर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट्स द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फिर कैसे कैसे करती है। फिर मैंने यहाँ पे फिर से थोड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन दे दी। मतलब आपको लगता है हाउ आई सो इट एज कि ये जो हर चीज को सिंपलीफाई किया है नहीं ना? सिंप्लीफाई एज इन इसमें की टर्म्स देख लो आप कि उसमें ना फिर आप उनको थोड़ा सा डिफाइन कर दो छोटा छोटा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो यस गया, जैसे land use मैंने change हो गया। इन इंट्रो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है ना। हाँ। फिर मेरे को लगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा बात करने से पहले थोड़ा बता देते हैं उसके बारे में, मैंने छोटा सा यहाँ बता दिया। फिर हमने देखा कि इन दोनों में इंटरकनेक्शन क्या है, वो जो उन्होंने क्वेश्चन की डिमांड पूछी है ऐसे। बट आई थिंक ना इसमें आई कुड हैव इम्प्रूव्ड कि ये वाली चीज़ मैं कम हटा भी सकती थी, बिकॉज ना इतना स्पेस नहीं होता है। दिस इज़ द मेजर डिमांड ना। बेशक मैंने थोड़ा बता दिया है बट उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करा मैंने ऐसे ऐसे। फिर उसके बारे में थोड़ा बताया। यहाँ पे मुझे एक फैक्ट याद आ गया
गया देखो। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट डाल दिया है। ये ना जीएस टाइप पर यहाँ तक हो रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये मुझे एकदम से फ्लो चार्ट याद आया मुझे लगता है। और हाँ, आप वाले में बात कर रहे थे, एक में आपने वो ग्राफ बनाया हुआ था ना, हाँ। वो बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने पाई चार्ट बनाया, तो इनको कहीं पे भी आपको परसेंटेज कोट करने का आ जाए ना, फट से ना पाई चार्ट बना दो यार, वो पूरा नहीं याद आ रहा है उससे अच्छा। मैंने पाई चार्ट बहुत डालती हूँ मैं, आई थिंक जीएस वालों में भी और इसमें भी, बिकॉज मुझे लगता है कि यार प्रिसाइजली परसेंटेज नहीं आ रही है ना, जस्ट ट्राई टू इंक्लूड, उससे एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया हो जाता है। ऐसे देखो, इसमें पता चला ना कि मेजोरिटी इस तरफ है ये चीज़, वही तो ये अच्छे हैं। फिर मुझे केस स्टडी डालनी थी, फिर केस स्टडी का मैंने जल्दी से एक मैप बना के ऐसे उसके बारे में बता दिया। बट फिर जैसे कि मैंने 3 बताई, लेकिन उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे एक छोटा सा मैप और डाल दिया जो मेरे को ध्यान आ गया। फिर वही वाली आप वाली बात है कि मैंने एक केस स्टडी वाला टिक बॉक्स करा, फिर मैंने मैप वाला टिक बॉक्स करा, ऊपर डेफिनेशन बता दी। फिर मेरे को चमक रहा था कि इन्होंने स्कॉलर नहीं बताया साथ। फिर मैंने ट्राई टू इंक्लूड वन ऐसे इसमें ये कंक्लूजन डालते हुए मैंने मेडोज वाला थिंकर का एक एग्जांपल दे दिया। यस लिमिट टू ग्रोथ। यस तो लिमिट टू ग्रोथ वाला ऐसे, बिकॉज एक तरीके से तो लिमिट टू ग्रोथ है ना भाई, हम एक तरीके से प्रोडक्टिविटी को अगर इससे रिलेट कर देते हैं एग्जैक्टली, तो उस तरीके से तो ना उन वही मुझे लगता है कि सेम फंडा आई फॉलो इन मैक्सिमम आंसर्स, कि इनको भाई टिक करना है। ये इकोसेंट्रिक वाला, दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऐसे, तो ये मेरे को सडनली ऐसे याद आ गया। तो दैट्स व्हाई आई थिंक ना पेपर टू इनमें ना स्कोप बहुत है आपके दिमाग में, दिस रिलेटेबिलिटी, और वो ना जितना ब्रेनस्टॉर्म करते हैं ना हम, मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन तो ये ज़्यादा नहीं लिखने की बजाय मैं ब्रेनस्टॉर्म करे हैं मैंने काफ़ी। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से आप कनेक्ट कर पाओगे कि आप ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या मैं यहाँ पे नया या फिर ये कॉन्सेप्ट डाल सकती हूँ, जैसे सडनली मेरे को थिंकर याद आ गया, और या फिर ये इकोसेंट्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट याद आ गया। तो ना इसमें मैप के स्टडी, दिस स्कॉलर ऑल्सो, दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, तो ना यार मैक्सिमम मैं ट्राई की मैं ना इन बॉक्सेस को टिक करूँ, ये जो 4 है। इन दिस ऑल्सो आई फॉलोड द सेम स्ट्रेटेजी कि मैंने मैप डाल दिया, फिर यहाँ पे एक ऐसे है ना। तो मैं स्वाति, कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं लाइक क्या सोर्सेज आपने फॉलो किए हैं फॉर दी ऑप्शनल, लाइक पेपर 1 में क्या सोर्सेज हैं, पेपर 2 में क्या सोर्सेज हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए वो सविंदर सिंह वाली बुक है, तो मैंने उसी को करा, मैंने उसे पढ़ा हुआ है, तो आई हैव हाईलाइटेड थिंग्स उसमें। तो फिर वो जैसे हाईलाइट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मेजरली वही करी है। और उसमें से ऐसे कि हम जब प्रीवियस से क्वेश्चन करते हैं तो की थीम्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि इनसे मेजरली आ जाता है, तो उस पर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं कि अगर ऐसा आएगा तो उसमें मेजर थोड़ा थोड़ा मुझे सब पता है। एंड आई हैव रिवाइज्ड इट मेजरली, जब जब करा है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं अपने ही नोट्स रिवाइज करती हूँ। जैसे अभी मेंस था तो बिगनिंग के एक मंथ में जब सिलेबस करा उसमें, तो एक बार तो मैंने उस किताब को पढ़ा है जो मैंने उसमें हाईलाइट कर रखा है, बट आफ्टर दैट ड्यूरिंग माई सेकंड रिवीजन मैंने अपने फिर नोट्स ही करे थे जैसे मेजरली ऐसे। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के लिए तो वो करी मैंने। उसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी, और इसमें यार आई थिंक ना ऐसे कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसे बुक नहीं करी हुई है रिकमेंड। आई थिंक मैंने ना उसमें मेजरली जो प्रीवियस क्वेश्चन के थीम्स या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस के की टर्म्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नोट्स ऐसे बना के, जैसे रैंडमली कुछ टॉपिक का तो रैंडमली भी नोट्स ऐसे मैंने देखे हैं कि मैंने गूगल पे सर्च करके कि इसके बारे में मेजर मुझे पता होना चाहिए। जैसे अगर हम लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो जो मेजर वो उनकी 2-3 बुक्स हैं ना ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, थॉट वगैरह के लिए, माजिद हुसैन वाले, तो इन बुक्स को यस तो मैंने ये जो मेजर स्टैंडर्ड बुक्स हैं इनको मैंने टॉपिक वाइज जाके सर्व करके इनमें ना कि अगर ये वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में मेन था तो उसमें पढ़ के मैंने छोटे छोटे अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो मैंने उनको ही रिवाइज करा है उसके अकॉर्डिंग कि इस वाले का मुझे थिंकर पता होना चाहिए और थॉट का बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक मेरा मेजर सिलेबस कंप्लीशन और सोर्सेज की बात करें तो वही स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, लेकिन वो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक उठा के करा हुआ है मैंने ऐसे। और एक मैं कोट करना चाहूँगी, सचिन अरोड़ा सर हैं, यूज्ड टू टीच ज्योग्राफी का, हाँ, तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने ना उनके क्लासेस करे हुए हैं, तो वो भी मेरे थोड़े से खुद के छोटे छोटे नोट्स हैं। वही बात है ना कि कॉन्सेप्ट चेंज थोड़ी होता है ओवर टाइम, तो मेरे वो काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन अब जब मेरे को मेंस लिखना था, दिस वाज माय फर्स्ट मेंस और ऐसे, तो वो वाले नोट्स को मैंने अभी भी रेफर करा, बिकॉज जो चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होंगे, जैसे थॉट के नोट्स तो आएंगे ही काम, फिजिकल ज्योग्राफी के भी आएंगे ही काम, तो वो वाले मेरे नोट्स हैं और मैंने बस ओवर टाइम ऐड ऑन कर दिया कि अगर कुछ थीम्स ओवर टाइम बदल गई हैं, अगर कुछ नया आ रहा है या फिर उसके बेस पे, तो मैं उसमें ऐड ऑन करती जाती हूँ। और मेजर प्ले ऐसे केस स्टडीज़ के नोट्स फिर होता है कि केस स्टडी कहाँ से करते हैं या फिर मैप्स वगैरह ऐसे इसके लिए, तो वो मेजर न्यूज़पेपर सोर्स है यार कि मैं न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, उससे मैंने अपनी केस स्टडीज़ के 2-3 पेज बना रखे हैं शॉर्ट नोट के ऐसे ऐसे,
उन 2-3 पेज को ही मैंने 2-3 बार रिवाइज़ करा है एंड दोज ओनली आई यूज्ड ड्यूरिंग द पेपर। वो मैंने जीएस में भी यूज़ करी है और मैंने ज्योग्राफी में भी यूज़ करी है। सो दिस इज़ मेजर स्टैंडर्ड सोर्सेज विच एवरीबडी डज, बट it is done with respect to the syllabus Okay. and sir's course also, the classes that I saw. Okay. And next also +1 this Educamica course which I joined during my mains prep. So in that also sir used to take, Shabir sir used to take these classes of 1 hour and so are particularly उस यूनिट से लेके अलग अलग जो अपनी फिजिकल या पेपर 2 की हैं, तो उसमें भी मैंने फिर देखा था कि मेरे नोट्स में मैंने इसका बनाया हुआ है, अगर कुछ नया ही इज टेलिंग तो उसका भी मैंने लिख के नोट्स बनाया था। तो मैंने इन सभी नोट्स को फिर लास्ट में अपनी सेकंड रिवीजन में और थर्ड क्विक रिवीजन में रिवाइज कर लिया था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कहाँ से कहाँ तक किए हैं? या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई थिंक आई हैव डन 15 to 20 ईयर्स का मेजरली। रीसेंट वाले से शुरू करती गई मैं, तो रीसेंट से शुरू करते करते 15 साल का आई थिंक कवर हो गया था। वो मेजर फोकस एरिया था मेरा ऑप्शनल में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना और उसके मेजर टॉपिक पे ऐसे करना। एंड फॉर दैट दिस बुक ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्ड जो आते हैं शून्य IAS की ज्योग्राफी ऑप्शनल की, दैट आई रेफर्ड कि अगर किसी क्वेश्चन में कंटेंट कम था तो जो उसमें कंटेंट दिया होता है उसके बेसिस पे मैंने फिर वही देख के कि अगर मुझे कुछ नहीं पता है उसके बारे में वहाँ से सब्सटेंशिएट कर लिया था ऐसे। ओके। और आपने कौन सा पेन यूज़ किया है मेंस में? या पेन जो सब यूज़ करते हैं आई थिंक मेजर पीपल वो B7 वाला, उसकी निब यूज़ डिपेंड करती है कि आप कुछ लोगों को वो ज़्यादा पतले वाली सूट करती है 0.5 या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को वो थोड़ा सा थिक वाली जो मोटी है ना थोड़ी सी, मैंने उसको ज़्यादा यूज़ करा है। ओके। और आप अपने आंसर्स जो आपने लिखे हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या मॉक टेस्ट हो, आप कैसे एनालाइज करते हो? यार आई थिंक उनको मैंने मेजरली एनालाइज किया। वही अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में उन्हीं सेम पैरामीटर्स की वेदर मेरा आंसर उस क्वेश्चन की डिमांड को कर रहा है नहीं एड्रेस। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब मुझे कम पता है उसके बारे में, तो फिर मैं उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा पढ़ती हूँ। और अगर मुझे लग रहा है एड्रेस कर रहा है तो फिर अब प्रेजेंटेशन वाइज मैंने उसको थोड़ा क्लियरली लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है, ये सेकंड है। फिर थर्ड में है कि जैसे कि इन ऑप्शनल वी टेंड टू फोकस मोर ऑन मैप्स की स्टडीज, स्कॉलर एंड कॉन्सेप्ट्स। सो दीज 4 बॉक्सेस दीज यूज टू बी, ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज़ को मेजर करने के 4 पैरामीटर्स होते हैं। तो मैं अपने हर ऑप्शन के आंसर को इन 4 से देखती थी कि अगर जिस टॉपिक पे मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रही हूँ, प्रीवियस से क्वेश्चन मैंने देखा, मैंने उसका 1.5 या 2 मिनट में मोटा मोटा लिखा कि मुझे इसके बारे में क्या पता है, वॉट ऑल आई विल बी राइटिंग इफ आई हैव टू अटेंड इट राइट नाउ। सो बट आफ्टर डूइंग दैट आई यूज टू सी कि वेदर आई कुड इंक्लूड अ मैप ऑल्सो, वेदर देयर वाज अ केस स्टडी ऑल्सो एंड वेदर दिस स्कॉलर या फिर कॉन्सेप्ट वाज ऑल्सो देयर, और वो या मैं इंट्रो में कर लूँगी या कंक्लूजन में कर लूँगी। तो फॉर ऑप्शनल दीज वर द पैरामीटर्स जिन पे आई यूज टू एनालाइज माई आंसर्स माई सेल्फ। एंड इन GS ऑल्सो द मेजर थिंग विच आई केप्ट इन माइंड इज कि मेरा आंसर उस क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा होता। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है कि CSAT को किस तरीके से प्रिपेयर करें, स्पेशली आफ्टर 2023 जो CSAT का पेपर है वो काफ़ी डाइसी आ रहा है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल साइड पे है। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन CSAT कि हाउ टू प्रिपेयर? लेकिन लाइटली तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप 1-1.5 महीने पहले या फिर अपने स्ट्रेंथ वगैरह को देखते हुए इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करो। फॉर मी CSAT वॉज मेजरली, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं 15 साल के। आई डिड सारे RC, आई डिड सारा रीजनिंग का, और उससे और फिर मैं क्वांट पे आती थी। क्वांट पे मैंने मेरे स्ट्रेंथ एरियाज देख लिए कि ये कुछ 5-6 मैं अच्छे से कर लूँ जो कि आ जाते हैं, और उनका अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं छूटेगा। सो इट वाज मेजरली अ बैलेंस ऑफ ऑल 3। एंड फॉर मी व्हाट वर्क्स इज़ कि मैं RC वाला इंग्लिश वाला सेक्शन आई डू पहले, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग करती हूँ और लास्ट में क्वांट करती हूँ। तो वो एक फाइन बैलेंस तीनों में रहता है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि मुझे क्वांट वाले सारे आने चाहिए, या फिर कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको मैं बिल्कुल ही नहीं करती कभी। प्रोबेबिलिटी मेरे को नहीं लगता है अच्छा, मतलब मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, वो नहीं करा। मैंने बस वो 4-5 ईज एरियाज जिनको मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके कर सकती हूँ वो मैंने करा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ मेजर थिंक यार मैंने उस पर ध्यान दिया है। वो मैंने इन्हीं तीनों सेक्शन के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके, और कुछ की एरियाज जैसे रिपीटेडली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई क्वांट में आता ही है उनका घूम फिर के, तो उन 5-6 एरियाज जिनको आप अच्छे से कर लोगे, किसी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है कि यार उसका मैं हैंडल कर लेता हूँ, तो हम उसको अच्छे से कर लें, ठीक है, कि उसका कोई भी क्वेश्चन आए मैं टैकल कर लूँगा। बस इतना ही चाहिए। मुझे लगता है तीनों के कॉम्बिनेशन से डुएबल है। आपने कोई पर्टिकुलर लेक्चर या क्लास CSAT के लिए लिए कि आपका बहुत इजीली CSAT हो जाता था? यार इजीली नहीं होता था, इट जस्ट दैट कि मैंने वो वही सोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है
उनसे मैंने करा है हमेशा अपना सी सेट। और उसके अलावा क्या कहते हैं, आई यूज़ टू सी यूट्यूब पे वीडियोस कि अगर Okay. मुझे कोई क्वांट का टॉपिक मुश्किल लग रहा है ना, तो क्वांट के टॉपिक की मैं वीडियो देखती हूँ कि मुझे उससे ना वो इजीली समझ में आ जाता है। इस पर मैंने हमेशा ध्यान दिया है कि क्वांट की एक शायद ओनली IAS के एक सर की या फिर काफ़ी अलग अलग उनकी हैं वीडियोज़ ऐसे, तो वो मैंने करा है उससे सी सेट का। ये है मेजर। ओके। और आपने मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाए हैं? लाइक काफ़ी लोगों का ये डाउट है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। या नोट्स तो मतलब कि ऐसे ना, आई थिंक आप अपने मेजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए की एरियाज देख लो, उनमें ना आपको लगता है कि ना ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट में ना हफ्ता 10 दिन में ना वो 2-3 बार रिवाइज हो जाएंगे। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ जो कि आप कोट कर पाओगे हर एक उसमें, ऐसे छोटे छोटे नोट्स हैं कि कोई भी एक टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री का तो हम सब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ये सब प्रीलिम्स के टाइम पे हो ही जाता है अच्छे से सिलेबस, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे, जैसे GS में भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करे हैं लास्ट 15 ईयर्स के, उसमें मैंने फिर देखा कि की थीम्स हैं, तो मैं छोटे छोटे नोट्स की, अगर इस वाले टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, तो मैं उसके आधे पेज पे एक थोड़ा सा मोटा सा ऐसे स्क्रिबल करके नोट्स रख लूँगी और लास्ट के टाइम पे उसको रिवाइज कर लूँगी। इन एथिक्स ऑल्सो की जैसे सब करते हैं कि कुछ डेफिनेशन पता होना चाहिए, कुछ ऐसे मेजर थिंकर्स का पता होना चाहिए, तो उनके भी ना ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं छोटे छोटे, जिनको मैं लास्ट में ऐसे रिवाइज कर लूँगी। बस ऐसे ही है उसका नोट मेकिंग। और आपने करंट अफेयर्स कैसे करा? या करंट अफेयर्स का आई थिंक मैंने मेजरली ना वो 2 ही जगह से करा था। पीटी वाला जैसे 360 आता है, मेंस का आता है, तो उससे मैंने मेंस का करंट अफेयर करा था सबका, और न्यूज़पेपर पढ़ा है मैंने जुडिशियसली फॉर दिस 2.5 मंथ्स जो हमें टाइम मिलता है, उसमें मैंने बस लास्ट का एक हफ्ता 10 दिन छोड़ के उसके अलावा मैंने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा है बिल्कुल। और आई थिंक करंट अफेयर्स का मेजरली ना जो हम अलग अलग टेस्ट देते हैं ना, उनमें भी करंट अफेयर के टॉपिक कवर हो जाते हैं। मुझे लगता था कि अगर मैं उनके क्वेश्चंस देखती हूँ तो उसमें मेजरली मेरे कवर हो रहे हैं उसके। मैंने एक तो SMT या एनवायरनमेंट उसके लिए ओनली IAS का जो आता है मटीरियल प्रहार, वो भी मैंने देखा था। दिस 2 आई रेफर टू। Okay. And what was your timetable during the mains? My day begins with something to do, थोड़ा सा ऐसे एक्टिविटी, लेट इट बी योगा या फिर मेडिटेशन, वो मैं सोली ऐसे करती हूँ हमेशा। तो जैसे जैसे पेपर पास आएगा तो दैट कैन बी रिड्यूस्ड टू 15 मिनट्स, लेकिन बिगनिंग से लेके शुरू के 1.5 महीना 2 महीने या फिर अभी भी यूजुअली तो आधा पौना घंटा आई ऑलवेज गिव ऐसे योगा या मेडिटेशन को। उसके बाद यार फिर ऐसे ही गैप्स में आई टेंड टू स्टडी की लाइब्रेरी में तो टाइम जाता ही है, बट मेरा मेजर वाला टाइम टेबल डिवाइडेड ऐसे होता था कि मैं आधा दिन ऑप्शन को दूंगी और आधा GS को दूंगी। सिंस इट वाज माय फर्स्ट टाइम, मैंने एथिक्स नहीं पढ़ा हुआ था इससे पहले, अभी इस टाइम पे करा, तो मेरा पहला 1 महीने का टाइम टेबल ऐसा था कि मैं आधा दिन एथिक्स को देती थी, बिकॉज मैं एथिक्स की क्लासेस लगा रही थी, वो मुदित जैन सर का जो कोर्स है वही, तो मैं उनकी क्लासेस देखी है मैंने बिल्कुल ऐसे। तो आधा दिन मेरा 1 महीने का ऐसे जा रहा था कि वो एथिक्स को जाता था, सर साथ साथ प्रीवियस से क्वेश्चन भी कराते हैं 1-2, वो भी करती थी मैं, और उसके साथ आधा दिन ऑप्शनल को देती थी। तो फर्स्ट मंथ वाज लाइक दैट। आफ्टर दैट सिमिलर पैटर्न पे इट वाज डिवाइडेड बिटवीन GS एंड ऑप्शनल, वही 50-50, आधा दिन GS को आधा दिन ऑप्शनल को, एंड एट द एंड ऑफ द डे वही टॉपर कॉपीज को सर्व करना, वो मैंने मेजरली करा है हमेशा। कि कभी ही ऐसा दिन हुआ होगा कि आज मैंने कोई टॉपर कॉपीज़ नहीं देखी होंगी। आपका जब दिन एंड हो जाता है ना, जस्ट गिव इट सम टाइम, आधा घंटा आराम से बैठ के टॉपर कॉपीज से वी नीड टू लर्न मोर यार, कि कैसे दिस थिंग इज़ डिफरेंटली इन देयर आंसर कॉपीज़, एंड कैसे मेरी मतलब कंपेयर कर सकते हो आप उससे, और उन दोनों को कंपेयर करके यू कैन सी कि कहाँ पे यू कैन इम्प्रोवाइज ऑन द सेम लाइन्स एज द वे दे हैव डन इट, है ना। तो उस बेसिस पे मैंने टॉपर कॉपीज़ का पूरा यूज़ करा है, एंड अ टिल्ट वाज मेजरली ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, कि मैंने आधा दिन तो डिवाइड कर लिया है, लेकिन आधे में भी अगर मैं उसको और माइक्रोज पे जाऊँ तो फिर जो आधा दिन ऑप्शनल का है उसमें आधा इज़ फॉर द सिलेबस, आधा इज़ फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिमिलरली इन GS ऑल्सो आधा इज़ फॉर कि मैं सिलेबस पढ़ रही हूँ उसका, एंड आधा इज़ फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड जो बच गया वो लास्ट का टाइम आई एम टेलिंग यू कि वो डिनर के बाद का और सोने से पहले का, दैट इज़ मेजरली टॉपर कॉपीज़ को सर्व करने का, बिकॉज इससे बहुत सीखने को मिलता है। एंड द डे आई फॉरगॉट टू टेल कि द डे बिगिनिंग में न्यूज़पेपर मैंने बिगनिंग में अच्छे से पढ़ा है कि शुरू के, लेकिन वी नीड
टू रिड्यूस इट, कि कोई 1 घंटा नहीं देना होता है, ऐसे आधे घंटे में मोटा मोटा सर्व कर लो न्यूज़पेपर को, एंड लुक फॉर सम एग्जांपल्स या फिर केस स्टडीज़ जो आपको इनमें काम आ जाएंगी, और आप अपने छोटे छोटे नोट्स बना लो, दैट आई डिड। और उसके अलावा क्या कहते हैं, हाँ, उससे की एरियाज तो पता चलेंगे, मतलब जीएस के अकॉर्डिंग भी दैट इज़ हेल्पफुल ना, न्यूज़पेपर रीडिंग दैट विल कवर द करंट अफेयर्स ऑल्सो। What are your education qualification? यार माई एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आर सच दैट कि स्कूलिंग तो आई नीड नॉट टू टेल, या फिर Oh, graduation. या schooling I have done, फिर भी अब now that we are talking from boarding school, that was a sports school. After my schooling I came to Delhi, यहाँ पे DU से कमला नेहरू कॉलेज से I have done geography honors. After that I decided to start doing preparation for UPSC, but that was alongside my masters of geography ओनली, बट दैट इज़ फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो वो साथ साथ चल रहा था ये। उसके बाद फिर लेकिन जब वो ख़त्म हुआ उसके बाद सोल ली, तब मैंने अच्छे से इसके लिए तैयारी करी है। फिर उसके साथ साथ आई हैव डन HCS का मेंस और ये भी दिया है, तो ये जगल चल ही रहा था इन सब में, बट साथ साथ आई हैव डिड माई JRF ऑल्सो ऐसे जोग्राफी में, तो मेरा PhD भी चल रहा है फ्रॉम बनस्थली, तो ये सब कुछ साथ साथ चल रहा था विद द प्रिपरेशन। Okay. Some of our viewers और subscribers are also asking कि क्या लोगों को दिल्ली के अंदर ORN साइड में शिफ्ट होना चाहिए या फिर घर से प्रिपेयर करना चाहिए? यार आई थिंक फॉर आजकल ना ऑनलाइन सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल, और ये बहुत ही अच्छे से है, जो बच्चे घर रह के अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, बिकॉज द थिंग अबाउट अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई फेस्ड इट कि बाहर रह के थोड़ा सा ऐसे काफ़ी इशू हो जाता है, तो ना घर रह के ना वो कंफर्ट स्पेस होता है कि आप अपना एक, अगर आपके घर पे ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं है, आपको एक अलग रूम या फिर जगह मिल रही है, टेबल चेयर, क्योंकि आपकी और सब चीज़ों का ध्यान घर पे रखा आराम से हो जाएगा, खाने का और इन सब का, बिकॉज वो ना मेजर डिस्ट्रैक्शन होता है, तो ना आप घर से करो अगर आपको बहुत बढ़िया हो रहा है तो। और आप ना चॉइस वाइज कि आपको कुछ एरियाज़ वीक हैं उनकी क्लासेस ले लो, आजकल ऑनलाइन सब कुछ ऐसे अवेलेबल है, बिकॉज यूट्यूब ऑल्सो, मैंने यूट्यूब का इतना वो करा है यूज़ ऐसे इन सब चीज़ों के लिए, तो वो उस तरीके से बढ़िया है अगर जो घर से कर सकते हैं। आई थिंक ORN या फिर कहीं पे मूव करना इज़ मेजरली कि जब मेंस का टाइम आ जाता है ना, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह देके और उसका उसी टाइम फीडबैक लेके ये हेल्प हो जाएगी कि आपको उसी टाइम आप फेस टू फेस अपने मेंटोर से बैठ के बात करके आओगे, आपने जिसकी टेस्ट सीरीज़ ली है, तो आप उस पर उसी टाइम पे बैठ के वर्क अपोन आपकी क्वेरीज 1-on-1 कहते हैं ना, जैसे कि वो इंटरेक्शन दैट इज़ हेल्पफुल ड्यूरिंग द मेंस प्रेप एंड फॉर प्रीलिम और फॉर इंटरव्यू ऑफ कोर्स मॉक्स वगैरह देने के लिए। सो इन दीज 2 स्टेजेस आई थिंक कि अ पर्सन कैन मूव हियर अगर हो सकता है, लेकिन प्रीलिम्स या उससे पहले सब्सटेंशियली जो घर से कर सकते हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली बेस्ट, बिकॉज आपकी हेल्थ उतनी इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग बिकॉज जितना बढ़िया ऐसे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना इसके लिए, वो अच्छी हेल्थ के साथ ही आता है। तो एक मिक्स एंड मैच, एंड एवरी पर्सन हैज़ ओन स्ट्रेटजी, तो फिर जिसको जहाँ पे ज़्यादा बेस्ट सुटेबल लगता है वो करना चाहिए, बट कंपल्शन बिल्कुल नहीं है कि यहाँ आके करने के लिए ऐसे। ओके, थैंक यू स्वाति। मोस्ट वेलकम। यार ऑप्शनल में किस टॉपर कॉपी को पढ़ा है? टॉपर को भी रिकमेंड नाम नहीं है जहाँ ओके, नहीं है वही ऐसे वो आई वाली थिंक वही एक 2-3 ही सिद्धार्थ सर हैं, उस वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ श्रीवास्तव है, हाँ और एक वो कंचन दी का भी है, कंचन दी से तो ओके देखे हैं और 1-2 बंदे और answers। हैं। मैंने उसका करा है, देयर इज दिस पर्सन की नाम नहीं ध्यान आ रहा, उन्होंने अपना करा हुआ है ऐसे शेयर स्ट्रेटजी, मतलब यूट्यूब वगैरह पे, तो उन्होंने ना मोटे मोटे अपने थोड़ा सा ऐसे नोट्स भी कराए हुए हैं, तो मैंने उससे देखा था कि उनके से मैंने सर्च करा था, उनके बहुत अच्छे नंबर थे यार लास्ट ईयर उसमें। मैं दीप्ति रोहिला दीप्ति Yes. रोहिला। हाँ। ओह। उन्होंने बताया हुआ है उसमें कि कैसे केस स्टडी और एग्जाम्पल बहुत बड़ा मेजर, उनके पास हर टॉपिक पे इतने केस स्टडी एग्जाम्पल होता था। उनके शॉर्ट नोट्स पड़े हुए थे, उन्होंने अपलोड किए थे ड्राइव Yes, पे। yes, हाँ, तो ये- 323 मार्क्स उनके। उनके हाँ। काफी अच्छे मार्क्स हैं हाँ। पेपर में तो ना यार ऐसे ही है, आप तो- जिससे रिलेट कर पाते हो ना यार उसको देख लो, तो ना ऐसे मेरे से रिकमेंड करने के बजाय लोग 4-5 के देखें, उनमें से एक का जिसका बढ़िया लगे यार उसको फॉलो कर लो, ऐसे उसकी स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग।